नमस्कार दोस्तों, मैं बालिग हूँ ऐसा कहने वाले आज के युवा पीढ़ी लड़के व लड़कियाँ जो ये कहते हैं कि मैं बालिग हूँ, मैं अपना भला बुरा स्वयं सोच लेती हूँ या सोच सकता हूँ। ऐसे ही कहानी को ये दर्शाती ये घटना, ये वारदात, ये कांड जो मथुरा का रायसीना कस्बा है, वहाँ का एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के पास एक लाल सूटकेस पड़ा हुआ था। लाल सूटकेस सुबह जो मिलिट्री के लिए, पुलिस के लिए तैयारी करने वाले लड़के होते हैं, वो उधर से दौड़ने जा रहे थे। एक लड़के की नज़र उस सूटकेस पर पड़ती है तो पहले वो उसको देखकर सोचता है किसी का गिर गया होगा और वो अपनी दौड़ लगाते हुए चला जाता है। लेकिन दूसरा लड़का जब उधर से गुजरता है तो उस सूटकेस पर उसकी नज़र पड़ती है तो वो देखता क्या है, उसमें एक छोटा सा ताला लगा हुआ है। वो पास से कोई गुम्मा लाता है और गुम्मे के सहयोग से उस ताले को तोड़ता है। तोड़ने के बाद जब चैन खोलता है तो पन्नी के अंदर एक लड़की की लाश देखकर वह डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद और लड़के उधर से दौड़ रहे थे, उसमें फिर तीसरे लड़के की नज़र उस पर पड़ती है। वो भी उस सूटकेस के पास जाता है और जैसा कि पहले वाला लड़का चैन खोल कर चला गया था, चैन जैसे ही उसका ढक्कन उठाता है, लड़की की लाश देखकर बहुत डर जाता है और डरने के बाद ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तो वहाँ पर बहुत सी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और भीड़ इकट्ठा हो जाने के पश्चात कोई एक व्यक्ति 112 नंबर डायल कर देता है। फिर पुलिस वहाँ आती है। इतने में वहाँ खड़े लोगों ने उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वायरल होने से फ़ोटो पूरे प्रदेश में फैल गई कि एक लाश एग्रीकल्चर, जो कि यमुना एक्सप्रेस वे है उसके पास, एग्रीकल्चर का जो अनुसंधान केंद्र है उसके पास लाल सूटकेस में बरामद हुई है। लाल सूटकेस की फ़ोटो, लड़की की फ़ोटो वायरल हो जाती है। अच्छा, पुलिस वहाँ आती है, पुलिस अपने स्तर से तहकीकात करती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस शव की शिनाख्त करने के लिए तैयार ना था। पुलिस फिर जैसा कि लावारिस लाश को 72 घंटे के लिए रख दिया जाता है, शव को सुरक्षित रखवा देती है और अपने तरीके से जांच पड़ताल शुरू करती है। पहले अगल बगल के जो थाने थे, अगल बगल के ज़िले के थाने थे, वहाँ पे सारी गुमशुदगी की फाइलें देखी जाती हैं। जैसे कि लड़की की उम्र 22 साल थी, अच्छे घर की लग रही थी, अच्छे कपड़े पहने हुई थी और उसी हिसाब से हुलिया जो उसका था, उस हुलिया के आधार से डिटेल निकलवाती है। सारे थानों में इसकी फ़ोटो फैक्स की जाती है। 300 से ज़्यादा उस रास्ते के सीसीटीवी कैमरों को चेक किया जाता है। वहाँ का जो डाटाबेस होता है, वहाँ के मोबाइलों की चेकिंग की जाती है और सोशल मीडिया के जितने भी पॉइंट हैं, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, सभी पे उसका प्रचार प्रसार किया जाता है। सभी संस्करण जो भी लखनऊ, दिल्ली, बनारस महानगरों से प्रकाशित होते हैं, उनमें भी इसके विज्ञापन को प्रकाशित कराया जाता है। लेकिन किसी प्रकार से इस शव की पहचान नहीं हो पाती है। ऐसे में कानपुर का एक परिवार पहले तो इस लड़की की पहचान करता है, लेकिन जब वो कानपुर से मथुरा आता है तो लड़की को देखने के पश्चात उस शव की पहचान करने से मना कर देता है। ऐसे में फिर पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही थी, तब उसके पास एक अज्ञात फ़ोन आता है। अज्ञात फ़ोन करने वाला व्यक्ति अपना नाम नहीं बताता है, सिर्फ ये बताता है कि मैं इस लड़की को जानता हूँ। ये लड़की दिल्ली के बदरपुर इलाके के मोहबंद गांव की रहने वाली है और इसका नाम आयुषी यादव है और इसके पिता का नाम नितेश यादव है और इसकी माँ का नाम राजबाला यादव है। और 3 दिन से ये लड़की अपने घर से लापता है और इसके घर वाले इसकी कोई
जांच पड़ताल नहीं कर रहे हैं, ना ही इसको कहीं ढूंढ रहे हैं। जैसा कि वो अज्ञात व्यक्ति बताता है, वो सारा पता, सारी लोकेशन, सारी डिटेल सब कुछ बताता है। पुलिस उसके बताए गए पते के अनुसार दिल्ली के बदरपुर के मोहबंद में पहुंच जाती है। और जब उस परिवार वालों से पूछा जाता है कि आपकी बेटी कहाँ गई है, तो बताते हैं कि उसका कोई भरतपुर में कोई एक दोस्त है, वो अपने दोस्त के पास गई है और वहाँ से वापस नहीं आई है। तो वो शव के बारे में बताते हैं और उसकी माँ और उसके भाई आयुष यादव को लेकर मथुरा, जहाँ पर शव सुरक्षित रखाया गया था, वहाँ लेकर आते हैं। शव को देखने के बाद माँ राजबाला यादव, भाई आयुष यादव बहुत जोर जोर से दहाड़ा मार कर रोने लगते हैं। लेकिन पुलिस को इनकी बातों से, इनके बताने के तरीके से कहीं ना कहीं शंका भी उत्पन्न हो गई थी। इसलिए दूसरी टीम इनके पिता नितेश यादव को भी उठाकर ले आती है। और पिता भी जब अपनी बेटी के शव को दिखाता है तो वो जोर से रोने लगता है, क्योंकि उसने उसको बहुत ही प्यार से, बहुत ही लाड़ दुलार से अपने जीवन की कमाई उसको खर्च करके उसको पढ़ाया लिखाया और इतना बड़ा किया था। और आज उस बेटी के शव को देखने के बाद वह बिलक बिलक कर रोता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से दहाड़ा मार कर रोता है। वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों की भी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन पुलिस को, जैसा कि मैंने बताया, शंका थी। पुलिस ने उसके पिता को लेकर जब पूछताछ करती है तो पहले तो वो घुमा फिरा के इधर उधर की बातें बताते हैं। लेकिन जब पुलिस जोर से, दबाव से, पुलिसिया पूछताछ के तरीके से पूछताछ करती है तो पिताजी टूट जाते हैं और बताते क्या हैं कि मेरी बेटी आयुषी यादव उम्र 22 वर्ष दिल्ली में ही MCA की पढ़ाई करती थी। उसका भरतपुर के रहने वाले क्षेत्रपाल राजपूत के एक लड़के से संबंध हो गया, उसकी नज़दीकियां बढ़ने लगी। फेसबुक के माध्यम से उसकी जान पहचान हुई होगी या विद्यालय के माध्यम से हुई हो, मुझे जानकारी नहीं है। और उसने 1 माह पूर्व शादी कर ली थी। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया, 18 नवंबर 2022 को ये सूटकेस मथुरा के अनुसंधान केस पे बरामद हुआ था। उसके 1 महीना पहले उसने शादी कर ली थी और घर में अपने बाप से बताया कि मैंने शादी कर ली है। तो बाप जब ये सुने तो बहुत गुस्सा हुआ मैं, और गुस्सा होने के बाद मैंने उसको भला बुरा कहा और डांटा भी। और मैंने कहा कि मैं इस शादी को नहीं मानता। तुमने किसी से भी शादी कर ली हो, आर्य समाज मंदिर में की हुई शादी हम लोगों के परिवार में नहीं मानी जाती। ऐसे में वो कहती है कि मैं बालिग हूँ और मैं अपने फैसले स्वयं ले सकती हूँ। तो पिता उसको डांटता है, लेकिन वो क्या करती थी, पढ़ने जाती थी। कभी कभी वो 2-3 दिन के लिए गायब हो जाती थी। और पिता जब वो लौट के आती थी तो घर में पिताजी मैं बहुत डांटता था, लेकिन वो अपनी इस क्रियाकलाप से बाज नहीं आ रही थी। मैंने उससे बार बार कहा कि इस लड़के को भूल जाओ, इस लड़के से संबंध ख़त्म कर लो। हमारे लोगों के समाज में इस प्रकार की शादी को मान्यता नहीं दी जाती। मैं उसके पास रोया भी, गिड़गिड़ाया भी, लेकिन वो मेरी व अपनी मम्मी की बिल्कुल भी मानने को तैयार ना थी। ऐसे में 17 नवंबर को वो 16 से ही गायब थी। 17 नवंबर को जब वो घर वापस आती है तो उसकी माँ पूछती है कहाँ गई थी। तो वो कहती है कि मैं कहीं भी जाऊँ, आपसे क्या लेना देना है। फिर पूछती है कि कहाँ गई थी, तो कह रही थी मैं क्षेत्रपाल से मिलने गई थी। तो माँ कहती है जब तुम्हारे पापा बार बार मना करते हैं तब पर भी तुम रोज़ उससे मिलने जाती हो, 2-3 दिन तक गायब रहती हो। मेरी समाज में बहुत बेइज्जती हो रही है, तुमने मेरी नाक कटा दी है। माँ और बेटी की बहस हो ही रही थी, तब तक मैं आ जाता हूँ, नितेश कहता है। और फिर मैं उसको बहुत समझाता हूँ
लेकिन वो नहीं मानती और कहा सुनी में मैं गुस्से में मैंने अपने लाइसेंसी पिस्टल से एक गोली उसके सर पर और एक सीने में मार देता हूँ। अच्छा, मारने के बाद उस समय मैं गुस्से में था तो गोली चल गई, लेकिन बाद में मुझे भी बहुत दुख होता है। और क्योंकि अब वो तो मर चुकी थी तो शव को भी ठिकाने लगाना था। रात भर हमारे सब लोगों को नींद नहीं आई और सुबह 3 बजे मैं अपनी फोर्ड फिस्टा कार लेके, क्योंकि मार्केट से पन्नी लाता हूँ और घर में रखे एक लाल सूटकेस में 5 फुट 2 इंच की लड़की आयुषी को सिकोड़ कर सूटकेस में रखा जाता है। और रखने के बाद मैं पहले तो अपने देवरिया का जो मगहरा गांव है, गोरखपुर के पास देवरिया ज़िले का मगहरा गांव है, मैं वहां का रहने वाला हूं। पहले मैं शव को वहीं ले जाके उसको फेंकना नहीं चाहता था, अंतिम संस्कार करना चाहता था। लेकिन जैसा कि मैं 3 बजे दिल्ली से निकला अपनी कार से और मथुरा पहुंचते पहुंचते यमुना एक्सप्रेसवे पे सुबह होने वाली थी। मैं डर गया कि कहीं रास्ते में शव की शिनाख्त ना हो जाए, कोई पहचान ना ले, कोई मुखबरी ना हो जाए। इसकी वजह से मैं उसको उसी रास्ते में कृषि अनुसंधान क्षेत्र में फेंकने के बाद अपने घर पुनः वापस चला जाता हूँ। और उसकी माँ भी कहती है, राजबाला यादव, कि मैंने भी शव को ठिकाने लगाने में अपने पति की मदद करी थी। पुलिस उनके बयान और मोबाइल की लोकेशन और साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर धारा 302 के तहत मुकदमा पंजीकृत करती है और 120B के तहत साक्ष्यों को छुपाने का मुकदमा पंजीकृत करती है। सभी साक्ष्यों, सबूतों, मोबाइल फ़ोन की डिटेल, CDR की लोकेशन और तथ्यों के आधार पर और यहाँ के जो SSP थे मार्तंड प्रकाश सिंह की सही सूझबूझ के आधार पर, जो यहाँ के प्रभारी निरीक्षक थाने के थे हरिओम वाजपेयी, उनकी गहन तत्परता के आधार पर इस केस का खुलासा हो जाता है। और माता पिता को, क्योंकि भाई इस केस में इन्वॉल्व न था, क्योंकि जब उसकी हत्या हुई थी तो भाई अपने स्कूल गया था, वो कक्षा 11 का छात्र था और आयुषी उससे बड़ी थी, तो भाई को जेल नहीं भेजा जाता है, लेकिन माता पिता को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत जेल भेज दिया जाता है। आज की ये घटना हमें अपने माँ बाप के प्यार, दुलार, अनुशासन और उनके बताए गए मार्ग पे न चलने के कारण इस प्रकार की घटनाक्रम या इस प्रकार की वारदातों का जन्म होता है। आज का युवा पीढ़ी अपने आवश्यकताओं के लिए अपने इंद्रियों पे काबू नहीं रख पाता और कभी कभी ये जो प्यार नामक बीमारी होती है, ये समाज की सीमाएं लांघकर लड़के और लड़की एक दूसरे से प्यार कर लेते हैं। हमारे भारतीय संविधान तो इसकी मान्यता देता है, लेकिन हमारा सामाजिक सरोकार, हमारी सामाजिकता, हमारी परिवार की परंपराएं, रीति रिवाज इन चीज़ों की परमिशन नहीं देते। ऐसे में एक माँ बाप जो अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था, बहुत दुलार करता था, और वो अपनी ही बेटी की निर्मम तरीके से गोली मारकर हत्या कर देता है। बाद में जब वो मर जाती है तो पछताता भी है। तो मैं अपने सभी युवा पीढ़ी के भाइयों और बहनों से विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग कोई ऐसा ना कार्य मत करें जो आपके माता पिता की सामाजिकता के विरुद्ध हो, आपके माता पिता की इज्जत दांव पर लगे, उनका सम्मान गिरे, क्योंकि ये ऑनर किलिंग टाइप का मामला समाज में दिन प्रतिदिन बहुत भी विस्तृत व व्यापक रूप लेता चला जा रहा है और समाज के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे रहा है। 22-24 साल की लड़की जो कि 22-24 साल अपने माँ के यहाँ रहती है, माँ बाप के यहाँ रहती है, खाती है, पीती है, कपड़े लेती है, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, पढ़ाई करती है,
और जैसा कि वो एमसीए कर रही थी, नीट की परीक्षा भी उसने क्वालिफाई कर ली थी, और उसके बाद वही लड़की अपने माँ बाप की सामाजिकता का कारण बनती है और खुन्नस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो सामाजिकता ज़्यादा महत्वपूर्ण लगने लगती है, बेटी का प्यार दुलार कमज़ोर पड़ जाता है। ऐसे में व्यक्ति आगे पीछे बिना कुछ सोचे इस प्रकार की घटनाक्रम को असली रूप दे देता है। लेकिन मैं माँ बाप से भी कहना चाहूँगा कि अगर आपकी बेटी या आपका बेटा आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं रह गया है तो प्लीज़ इस प्रकार की घटनाओं को इल्ज़ाम मत दें, क्योंकि आपका परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है। पहले तो उसको समझाएं, अगर वो नहीं मानती है तो उसको रास्ते पर जाने दें, क्योंकि बालिग होने के बाद सभी को फैसले लेने का अधिकार होता है, लेकिन समाज इसको रूप नहीं देता है। इसी प्रकार की ये घटनाएं हो जाती हैं। तो सभी लोग इन घटनाओं से बचें, सावधान रहें, सतर्क रहें, दूसरों को भी सतर्क करते रहें। और ये आयुषी मर्डर केस की कहानी सत्य घटना पर आधारित है, जो कि दिल्ली में हुई थी। आपको सही लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।